Good noon, dear students. How are you all? Welcome back to Shaping Minds Vinu. Let us continue with our Higher Education Unit 10. I'm so sorry. 3 से 4 दिन आई थिंक मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई. I'm so sorry. मेरे घर में एक्चुअली एक फंक्शन था और मैं बहुत बिजी हो गई थी रिलेटिव्स के बीच में, और उसकी वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया. मैंने अपनी बेटी के इवन एग्ज़ाम्स को भी मैनेज किया, तो आई एम सॉरी मैं लेक्चर्स अपलोड नहीं कर पाई. बट अब हम कंटिन्यू रखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं हायर एजुकेशन यूनिट 10 से. आज हम करेंगे MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है इसका पहले बीच में नाम था, आप सभी को पता है, MHRD. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. यस, मैं कई बार बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ. हाँ, तो एकदम स्टार्टिंग में जो एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, ये इसका नाम स्टार्टिंग में भी MOE था, बीच में चेंज किया MHRD, अब एट प्रेजेंट फिर से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही इसका नाम है. ये याद रखना है. अब देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के 2 डिपार्टमेंट्स हैं. डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन या लिटरेसी, सेकेंड इज डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन. 2 ही चीजें हैं ना, एक तो प्राइमरी एजुकेशन होती है आपकी, सेकेंडरी होती है. अब यानी आपकी जो स्कूल एजुकेशन है 1st to 12th, एक तो उस पे फोकस, दूसरा उसके बाद स्टार्ट होती है आपकी हायर एजुकेशन. ठीक है, जो आफ्टर 12th स्टार्ट होती है, यानी आपका UG PG ये सब. एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया अभी एट प्रेजेंट कौन है? धर्मेंद्र प्रधान. इनका नाम याद रखना है कि कौन है एजुकेशन मिनिस्टर. नेक्स्ट इज इक्वालिटी. इसका मेन मोटिव क्या है MOE का, कि किस चीज पे ध्यान देना है? इक्वालिटी एंड इक्विटी. ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी आगे. उससे पहले देखते हैं और क्या क्या हायर एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है ना, जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके क्या क्या मेन फीचर्स है. देखिए, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ही नॉर्मल जो चीजें हैं, दैट इज क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, ट्राई करना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोलमेंट कराएं. और जो इनिशिएटिव लिया गया था 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री एजुकेशन, वो चीज़ों का भी बेनिफिट यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि जो स्कूल में है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो एजुकेशन लें आके. उसके बाद अगर हम बात करें डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, इनके क्या क्या मेन रोल्स हैं? टू एनहांस द ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 30% बाय 2020 थ्रू all the modes of education, for example regular education, online और distance education. ठीक है, जो स्टूडेंट्स किसी भी रीजन से वो वर्किंग हैं आफ्टर 12th, अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से, अदर रीजंस की वजह से, इफ दे आर वर्किंग एंड दे वांट टू कंटिन्यू देयर हायर एजुकेशन, तो उनके पास ऑप्शन है डिस्टेंस एजुकेशन का, कि वो डिस्टेंस, उसमें सिर्फ आपको एग्जाम देने जाना पड़ता है, आपको रेगुलर कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है. तो और दूसरा ऑनलाइन, आजकल तो बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च हो गए हैं ऑनलाइन. आप ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं अपने घर बैठ के. आपका एक कंफर्ट जोन है, वहां बैठ के आप अपनी जो भी डिप्लोमा वगैरह है उसको कंप्लीट कर सकते हैं. रेगुलर एजुकेशन आप सभी को पता है, आपका जो कॉलेज वगैरह डेली लगता है, आप डेली अपनी क्लासेस ले सकते हैं. तो ये 3 मोड्स इसीलिए रखे गए ताकि ग्रोस एनरोलमेंट को बढ़ाया जाए. व्हाट इज ग्रोस एनरोलमेंट? देखिए, इस GER, मैं यहाँ पे इसको मेंशन करती हूँ, ये होता है GER, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो. इसमें क्या होता है? इसमें ये है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनका एक्चुअल में एडमिशन हुआ है, एक्चुअल, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शुड टेक एडमिशन, लिख सकते हैं हम, कि यानी कितने जो स्टूडेंट्स हैं जिनका एनरोलमेंट एक्चुअली हुआ है, कितने स्टूडेंट्स हैं. मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 80 ने एडमिशन लिया. लेना चाहिए था सबको, बट जो 80 ने लिया तो वो यहाँ आएगा कि 80, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल थे कितने? 100. इस तरह से इस रेशो को निकाला जाता है, ग्रोस एनरोलमेंट रेशो. तो ये इनिशिएटिव लिया गया कि आप डिफरेंट मोड्स स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराइए, जिसको जैसे कंफर्ट लगे वैसे वो अपनी एजुकेशन लेने के लिए फ्री हो एक तरह से. तो रेगुलर, ऑनलाइन एंड डिस्टेंस एजुकेशन. नेक्स्ट इज
to promote the participation of those sections of the society whose gross enrollment ratio is lower than the nation average. पूरे नेशन की जो एवरेज अगर हम एनरोलमेंट देखें उसके कंपैरिजन में जो लोअर सेक्शन है, एक तरह से आप देखते हैं ना कि जो लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी हो गए, जिनको थोड़ा सा जिनकी इकोनॉमिक कंडीशंस ठीक नहीं है, या फिर वो अपने बच्चों को स्कूल इसलिए नहीं भेजना, कॉलेज हायर एजुकेशन के लिए इसलिए नहीं भेजना चाहते क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे काम करें और घर में हेल्प करें। तो इस वजह से भी क्या होता है, जो लोअर सेक्शन है उनका एनरोलमेंट कम देखने के लिए मिलता है। तो उसको भी प्रमोट करना, उसको एक तरह से आगे लाने की कोशिश करना, ये है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के कुछ इंडिकेटर्स। टू इंक्रीज द नंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बाय सेटिंग अप न्यू एजुकेशन सिस्टम। और फिर दूसरी चीज, अब आप देखिए कि अगर आप जहां पर भी रहते हैं, आपका जो लोकेलिटी है, जो एरिया है, अगर उसके नियर बाय आपको कहीं अवेलेबल हो जाए कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई डिप्लोमा के लिए कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां आप डिप्लोमा कर सकते हैं, अगर वो विद इन 2 किलोमीटर और विद इन 5 किलोमीटर की अवेलेबिलिटी अगर स्टूडेंट्स को हो तो इट्स ईजी, है ना, वो ईजी हो जाएगा कि आप वहां जाकर अपना जो एजुकेशन है वो ले सकते हैं, आप कोई ना कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बट अगर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत दूर कहीं पे सेटअप किए जाएंगे तो इट्स डिफिकल्ट, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा किसी के लिए भी कि हम इतनी दूर जाएंगे, फिर पढ़कर वापस अपने घर आएंगे। उस वजह से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स, क्या होता है, क्या रीजन, और मेनली गर्ल्स के लिए क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि पेरेंट्स भेजना ही नहीं चाहते इतनी दूर, और अगर वही चीजें नियर बाय होंगी तो वो इजी हो जाता है। एक सेकेंड, ओके, एवरीथिंग इज फाइन, मुझे लगा वीडियो में कहीं स्टक ना हो गया। तो मेनली क्या जो इनिशिएटिव लिया गया कि न्यू इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको सेटअप किया जाए नियरली, आपके आसपास ही 5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, ताकि उसकी अवेलेबिलिटी हो सभी स्टूडेंट्स के लिए। इसी तरह से आप लोगों ने देखा है कि जो स्टेम है, गर्ल्स की एजुकेशन को एक तरह से प्रमोट करने के लिए, गर्ल एजुकेशन के लिए, तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में अगर आप देखेंगे तो गर्ल्स का जो एनरोलमेंट है वो 50% हो गया है ऑलमोस्ट, बल्कि इससे भी ज्यादा। तो ये चीजें क्या हैं, ये दिखाती हैं कि जो भी एजुकेशन पॉलिसीज अप्लाई की जा रही है वो कहीं ना कहीं उन चीजों से इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है। इसी के साथ जो GER मैंने आप लोगों को बताया, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है, इसमें कुछ टारगेट सेट किए गए थे कि कब तक किन चीजों को अचीव करना है। तो 2025 एंड 2035 जो हायर एजुकेशन है उसके लिए 2035 तक था कि आपको ये ट्राई करना है कि जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है वो बढ़े स्टूडेंट्स का। अब हम समझते हैं व्हाट इज इक्वालिटी एंड इक्विटी। देखिए, इक्वालिटी मीन्स सब इक्वल, कोई भेदभाव नहीं किसी भी तरह का, किसी भी बेसिस पे सबको इक्वल चीजें मिलना। जैसे अब आप मान लीजिए ये एक ठीक है, ये मैंने ब्लॉक्स बना दिए, मैं मेंशन कर देती हूँ। मान लीजिए ये है जनरल कैटेगरी, ये है ओबीसी, देन एसटी, देन अगेन 60% एससी। ये क्या है, ये है इक्वालिटी। यानी आप कोई वो नहीं कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, अदर चीजों को भी एक तरह से साइड पे रखना और सबको इक्वली ट्रीट करना कि आप चाहे किसी भी कास्ट से, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, बट आप सभी इक्वल होंगे। कि आपको मान लीजिए नेट का एग्जाम कल को कोई ऐसा रूल आ जाए कि नेट JRF को क्वालिफाई करने के लिए, मैं इसी का एग्जांपल आप लोगों को देती हूँ, वैसे ऐसा है नहीं क्योंकि है कैटेगराइजेशन ही हमारे देश में। तो जो नेट JRF का एग्जाम मान लो क्वालिफाई करना हो और ये रूल बना दिया जाए कि जो भी 60% स्कोर करेगा उसको वो क्वालिफाई कर लेगा नेट एग्जामिनेशन को। तो देखिए यहाँ पे क्या कोई क्राइटेरिया आपको दिख रहा है? नहीं, सबके लिए इक्वल चीज है, सबको ही 60% या उससे अबव स्कोर करना ही पड़ेगा फॉर क्वालिफाइंग द एग्जाम। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इक्वालिटी का एग्जाम्पल कि ये होता है इक्वालिटी। व्हाट इज इक्विटी?
इक्विटी को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये देखिए, अब ये कुछ पिलर्स आपको नजर आ रहे हैं, कुछ पिलर्स छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ और बड़े हैं। अब इसको समझते हैं। मान लीजिए अब ये यहां पर यहां पे एक लाइन है, ठीक है, यहां पे कुछ स्टूडेंट्स खड़े हैं और उस तरफ कोई क्रिकेट मैच चल रहा है। मान लीजिए यहां पर कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, या कोई भी प्लेग्राउंड है इधर जो स्टूडेंट्स देखना चाहते हैं, या कोई भी आम आदमी भी देखना चाहता है। अब ये यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं। अब आप देखिए कि ऐसे, इस तरह से, अब ये तो क्या होगा, नीचे रह जाएगा। यहां जो खड़ा होगा उसको इजीली दिख जाएगी वो चीज, फिर यहां वाले को। तो ये क्या हुआ, मान लीजिए जिस इंसान की हाइट सबसे लंबी थी उसको सबसे छोटा पिलर प्रोवाइड कराया गया कि आपकी हाइट तो ऑलरेडी इतनी ज्यादा है, आपको तो इजीली वहां तक नजर आ जाएगा, तो आपके लिए एक छोटा पिलर जिसके ऊपर खड़े होके, या छोटा कोई ऐसा स्टूल टाइप जिसके ऊपर खड़े होके आप उस तरफ देख पाएंगे, ताकि सभी को वो चीजें नजर आए। उनकी हाइट, मान लीजिए किसी की हाइट कम है, किसी की ज्यादा है, उसके बेसिस पे उनको चीजें प्रोवाइड कराना। अब एक और तरीके से समझिए, अगर ये समझ में नहीं आया है, दूसरा तरीका ये है कि मान लीजिए हम ये कर दें कि जो ये हम हटा देते हैं इसको, ये हो गया हमारा जो सबसे ऊपर है, ये हो गया जनरल, ठीक है। इसके लिए कितना रखा हमने स्कोर, 80%। अब ये जो सबसे लोअर सेक्शन आ गया एक तरह से एससी, इसके लिए हमने रखा 40। फिर आ गया ये, इसके लिए रखा हमने 50, ये हो गया हमारा एसटी। फिर ये और ऊपर है दैट इज ओबीसी, ये हो गया ओबीसी, इसके लिए हमने रखा 60। अभी ये क्या चीजें हैं, ये बताया गया है कि जो लोअर सेक्शन है, क्योंकि उनके पास सोर्स ऑफ अवेलेबल सोर्सेज जो हैं एजुकेशन को एक तरह से अचीव करने के लिए, या अपने गोल को अचीव करने के लिए जो सोर्सेज हैं उनकी अवेलेबिलिटी कम होती है। कोई भी रीजंस हो सकते हैं कि वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, उनका इकोनॉमिक घर की कंडीशंस कैसी हैं, वो सब चीज़ों को ध्यान में रख के आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। हमारे देश में चीज़ें कैटेगरी के अकॉर्डिंगली डिवाइड की गई हैं कि कौन किस कैटेगरी में आता है। जर्नल कैटेगरी को ऐसा माना जाता है कि उनके पास सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा है, वो एक एससी या एसटी से जो बच्चा बिलोंग करता है उनके कंपैरिजन में जो जनरल कास्ट का बच्चा है उसके पास चीजें ज्यादा हैं, उसके पास एक अच्छा माहौल है पढ़ने के लिए, उनके पेरेंट्स ज्यादा वेल टू डू हैं जो जिससे उनको हेल्प होती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए कि कौन किस कैटेगरी से आता है, चीजों को एक तरह से आपके पास अवेलेबल करा गया। कैसे, जर्नल कैटेगरी को बोला गया कि अगर आपको नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना है, हम अगेन नेट का एग्जाम ही लेंगे क्योंकि हम उसी की तैयारी करते हैं, या एचटेट भी मान सकते हैं आप। वैसे एचटेट में तो फिक्स्ड क्राइटेरिया है 60% का, ओबीसी और उनके लिए अलग से है आई थिंक 55%, ठीक है, लेकिन हम एक एग्जाम्पल के लिए इसको ले लेते हैं। नेट एंड जेआरएफ अगर आपको क्वालिफाई करना है तो जर्नल कैटेगरी को ये बोला जाता है कि आपको 80% स्कोर करना पड़ेगा, तो आपको वहां पर ये जो एग्जाम है वो आप क्वालिफाई कर पाओगे। उसी तरह से फिर उससे नीचे कौन सी आती है कैटेगरी, दैट इज ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, उनको उनके लिए 60% का क्राइटेरिया। फिर जो एसटी है उनके लिए 50% और जो एससी है उनके लिए 40%। तो ये क्या हुआ कि एक तरफ तो जो जर्नल कैटेगरी का बच्चा है अगर उसने 80% वो स्कोर किया तो वो उसका गोल अचीव हो सकता है, लेकिन अगर कहीं वो 78% पे भी रह जाता है तो भी वो नेट क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। बट जो एससी और एसटी के स्टूडेंट्स हैं अगर वो 40% या 50% भी लेकर आते हैं तो भी वो उस गोल को अचीव कर लेंगे। तो ये क्या है, ये है इक्विटी, यानी आपकी जो कैटेगरी है, आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनको ध्यान में रख के लिए आपके लिए कुछ रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कराई जाती हैं। ये होता है इक्विटी। तो कंप्लीटली सिंपल सा इन दोनों में डिफरेंस है। इक्वालिटी होता है सबके लिए बराबर, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कहां से आता है कहां से नहीं आता, इक्वालिटी मीन सब बराबर। इक्विटी, आपकी क्या कंडीशन है एट प्रेजेंट
उसको ध्यान में रखते हुए आपको रिजर्वेशन देना, ताकि आप लोग भी उस लेवल तक पहुंच पाएं एंड अपने गोल को अचीव कर पाएं, लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएं और अपनी जो सिचुएशन है उसको चेंज कर पाएं, फैमिली कंडीशंस को सुधार पाएं। तो ये होता है इक्वालिटी एंड इक्विटी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, हायर एजुकेशन यूनिट 10। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, न्यू टॉपिक हम करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड ही। और please do like, subscribe and share my YouTube channel if you found my videos informative. Thank you so much. Bye bye and take care.